टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहन टीचर 241। नसीब वालों को मिलता है ऐसी मोहब्बत। आरिस इस पर अपना सरनाने हिलाते हुए कुछ कह नहीं सकते। और तुम्हें पता, जब तुम कॉलेज में नहीं आती थी ना तब मैं लड़कियों से बातें सुनी थी, वह कुछ सही नहीं था। मतलब आयुष की बात करें ना तो वह वश से बहुत नफरत करता था, यहाँ तक कि कॉलेज की लड़कियां भी उससे परेशान आ चुकी थी। कहते हैं कि वह ड्रग्स के नशे में रहता था और उसकी फैमिली में कोई उसका ध्यान भी नहीं रखता था, यहाँ तक कि वह लड़कियों को लाइक यूज एंड थ्रो करता था। कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जो इसके कंप्लेंट कर चुके थे, पर कॉलेज में कोई कुछ बोलना भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों, पर तुम उसके ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वैसे भी कुछ को तो बुरा लग रहा था, पर जितनी भी लड़कियां थी उन्हें खुशी मिल रही थी कि वह चला तो गया, उसकी वजह से सारी लड़कियां परेशान हो चुकी थी। कहते कहते वह शांत हो जाती है और वही उसकी बातों को सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, तुम मतलब कहना क्या चाहती हूँ? मैंने उससे बात की थी तब तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, वह ऐसा भी हो सकता है। मैंने जहाँ तक उससे बात की है वह सच में बहुत अच्छा लड़का लगा, यहाँ तक कि मुझे सब फीलिंग नहीं हुआ कि वह ऐसा भी हो सकता है। आरिज राहत को अपने साथ ले जाते हुए, मुझे भी पता नहीं है वह कैसे हैं, बस लड़कियों का रही थी। अब गलत ही या सही ये तो भगवान जाने, पर तुम उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? वैसे भी हमारा कोई रिलेशन तो उसके साथ था नहीं, और वैसे भी उसका भाई अगर यहाँ पर आया है तो उसे यह पता होना चाहिए न कि उसके भाई को किसने मारा है। यहाँ पर तुमसे बात करके क्या मिलने वाला है? उसे इतनी महीने हो गए तब तो आया नहीं, यहाँ तक कि पता भी नहीं वह है कहाँ पर था, और अब देखो आज प्रकट हुआ है। तुम ज्यादा इस पर ध्यान मत दे, तो चलो लेक्चर भी अटेंड करना है। आरिस की बात सुनकर राहत सिर्फ अपना सर हिला देती है, वह ज्यादा कुछ कहती तो नहीं है, और वही दोनों लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। राहत का ध्यान तो लेक्चर पर था ही नहीं, वह तो सिर्फ और सिर्फ सोच रही थी इन बातों के बारे में। वह कुछ सोचकर अपने बैग को खोलती है और उसमें से जो रिपोर्ट्स थे उन्हें देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर वैसे ही उन रिपोर्ट्स को बैग में डालते हैं। देखते ही देखते क्लास खत्म हो जाता है और दोनों ही हमेशा की तरह कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में आने के बाद राहत देखती है तो अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ था। उसकी नज़रें वश को खास करके ढूंढ रही थी, वह उससे बात करना चाहती थी पर वही नहीं था। कुछ सोचकर अपना मोबाइल निकलते हैं और उसमें टाइप करती है कि जल्दी आ जाओ, हो कहाँ पर, मैं कैंटीन में बैठी हुई हूँ। इतना मैसेज करके वह मोबाइल को साइड में रखकर देखने लगती है। वही आरिज उसे ऐसे चारों तरफ देखते हुए देखकर, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है? राहत जल्दी से अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, वह ढूंढ रही कोई मिल नहीं रहा है। मतलब ना हैप्पी दी आई है ना धारा भी आई है। वैसे तेरा क्या चल रहा है? मेरे देवर को हैंडल कर पा रही है या वह भी ऐसे खुलेआम घूम रहा है? इस कॉलेज की लड़कियां लड़का देखा नहीं पीछे पड़ जाती हैं। मुझे तो अब गुस्सा आने लगा है उन चुड़ैल पर, कैसे नजरें उठाकर देखती है मेरे पति की तरफ, थोड़ी भी शर्म नहीं है? कोई कैसे दूसरे के पति को देख सकता है? कहते कहते राहत की आवाज में नाराजगी, जलन और गुस्सा दोनों ही साफ साफ था, और वही उसे महसूस करके आरिज उसके सामने ठंडे की बोतल आगे करके, लगता है तुझे जलन होने लगी है, और वैसे भी तुझे पता है, मुझे पता है कि तेरी शादी हो चुकी है। पूरे कॉलेज को तो पता नहीं है ना, अगर उन सभी को पता होता कि पहले ही जो उनका क्रश है वह किसी के साथ कमिटेड है तो क्यों वह लड़कियां पागल होगी? अगर तुम ही किसी को कुछ बताओगे नहीं तो जाहिर सी बात है वह लड़कियां भी तुम्हारे पति की तरफ देखेगी ना। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या करना है। लगता है तुम्हें बहुत प्यार हो गया है अपने पति से। मुझे नहीं लगा था कि मेरी दोस्त प्यार करेगी, पर कुछ भी को मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कहते हुए मुस्कुराने लगती हैं। फिर कुछ सोचते हुए, वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये तीनों भाई तो बहुत प्यारे हैं, तो फिर उनका बाप क्यों ऐसा है? मतलब तेजपाल माहेश्वरी इतने नीचे कैसे कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने सोचा भी नहीं था, पर क्या ही कर सकते हैं, किसी को तो बुरा होना पड़ता ही है। अच्छा ही यहाँ पर कहाँ ज्यादा किसी के पास होती है, पर कुछ भी कहो मुझे इन भाइयों के लिए बहुत बुरा लगता है, ये सभी बहुत अकेले हैं। धारा दी से बात हुई थी तब वह कह रही थी कि केविन भाई शायद टूट चुका है, वह भी बहुत परेशान है। इतनी बड़ी सच्चाई जो उनके सामने आ गई, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई अपनी बेटी को मारने के बारे में सोच सकता है। तुम ही सोचो, वह बच्ची कितने एक दिन एक घंटे की भी नहीं हो गई होगी, और उसे दुनिया से उसके बाप ने ही अलविदा किया है। मतलब कैसा वह बाप होगा? मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे शख्स के बारे में। मुझे नहीं लगता कि उसे नर्क में भी जगह मिलेगी।
कहते कहते वह जूस की बोतल को अपने होठों पर रख देती है और पीने लगते हैं। वही उसकी बातों को सुनकर राहत भी अपना कर हिलाते हुए उदासी भरी आवाज में, सच कहो तो मुझे भी नफरत है उससे। देखा जाए तो घर में कोई भी बुरा नहीं है। ये सब अगर परिवार बिखर गया है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसे एक शख्स की वजह से। ना मेरा पति के साथ कुछ ऐसा होता, ना ये सब। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं काश उसे वक्त को बदल पाती। कितना सह है मेरे पति ने उसे जेल में जाना पड़ा। तुम जानते नहीं हो कितने निशान हैं उसके ऊपर। कभी कभी उनको देखकर ना खुद से ही बहुत गुस्सा आता है। मन करता है कि सब कुछ उससे दूर करके अपने सीने से लगाओ। और उसकी बातें इतनी अजीब है कि क्या ही कहूँ, उनमें कहीं ना कहीं दर्द, नफरत छुपी हुई है। अकेला कर दिया था उसने खुद को। इस दुनिया से होकर भी कोई उसका नहीं था। खुद को अकेला करके दुनिया में वह था। समझ नहीं आता है क्या होगा आगे। उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत दर्द महसूस होता है। बदलना चाहूँ फिर भी नहीं बदल सकती। जिंदगी बहुत अजीब खेल खेल रही है। मेरे साथ बचपन में पापा का प्यार छीनकर कोई और मिल गया। मैं अडॉप्टेड चाइल्डहुड हूँ। मेरे रियल जो अप्पा है, उनकी तो मौत 5 साल पहले ही हो गई थी। फिर माँ और अप्पा उसने मुझे बड़ा किया। यहाँ पर आ गई, सोचा यहाँ पर आकर मैं सब कुछ पता लगा पाऊंगी, पर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ अधूरा सा होने लगा था। यहाँ तक कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और किस्मत के लिखे शब्द कभी मिटते हैं। वह आ गया मेरी जिंदगी में और उसने सब कुछ बदल दिया। सोचा नहीं था कि कोई इतना खास होगा मेरे लिए, जिसके बिना अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं और वही उसकी इतनी सारी बातों को सुनकर आरिज़ उसके सामने पानी की बोतल को आगे करके, ये प्यार भी देता है और दर्द देता भी है। यह मोहब्बत भी ना बहुत कमीनी चीज़ है। जब हो जाए ना तब पता ही नहीं चलता कैसे होती है, पर जब होकर खुद को खुद का ही ना बनाकर उसका बनाकर चली जाती है ना, तब सुकून भी देती है और दर्द भी देती है। तब गुस्सा आता है, नफरत होने लगती है इस मोहब्बत से, पर खुशी भी होने लगती है कि कोई है जो मेरे दर्द को अपना दर्द बनाए, मेरी खुशी को वह अपनी खुशी बनाए। मेरी आंखों से आंसू आने से पहले वह आंसुओं को पहले ही वह मिटा दे। नसीब वालों को मिलता है ऐसी मोहब्बत, और क्या पता मेरे नसीब में ऐसा हो या ना हो। सोचकर भी डर लगता है, कहीं सपना सजाओ और वह सपना पूरी तरह से खुद की आंखों के सामने बहते हुए नजर आए। राहत उसकी बात को सुनकर कुछ नहीं कहते हैं, वह बस शांत हो जाती है। दोनों ही शांति थी कि तभी वहां पर हैप्पी आ जाते हैं। वह उन दोनों कैसे शांत देखकर, क्या बात है भाई, दोनों ही शांत, आखिर क्या हुआ है? मेरे देवरानियों को जरा मेनू भी तो खबर मिले, ऐसा कौन सा पहाड़ मचा दिया है तुम दोनों ने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राहत ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही बैठे थे। वैसे आप इतना लेट, मुझे लगा आप नहीं आए हैं कॉलेज में। धारा दी कॉलेज में आए हैं कि वह भी? हैप्पी अपना सारा नाम में हिलाते हुए, तुम तो जानती हूँ केविन की हालत कैसी है, तो वही उसे ही संभाल रहे हैं। इस घर में सब कुछ प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम होता जा रहा है। मेरा वाला तो क्या क्या सपने सजाए बैठा था। अच्छी खासी खबर ली मैंने। अब मुझे लगता है इन भाइयों से तो कुछ होने नहीं वाला है। हमें ही इस परिवार को एक करना होगा, पर मैं नहीं चाहती कि वह आदमी हमारे परिवार में हूँ। मैंने पहले से कह दिया, एक बड़ा और हैप्पी परिवार चाहिए, जिसमें मेरे 3 देवर हूँ, 3 देवरानियाँ। बहुत हो गया ऐसे अकेले अकेले रहकर, अब फैमिली तो बनानी होगी। राहत ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, बनाना तो जरूरी है, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर इन भाइयों को कैसे समझाऊं? आपके तो है हाँ ही बोलेंगे, पर मेरा वाला उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने कुछ बोल भी है अब तो बोलता है कि बस तुम और मैं, और कोई नहीं चाहिए। पर कोई नहीं, मेरी माँ और अप्पा आने वाले हैं, मैं उन दोनों से बात करके प्लान बना लूंगी, कोई वह मेरी मदद कर लेंगे। अब कैसे मनाएगी राहत वश को? हैप्पी फैमिली बन जाएगी क्या? इनके सपने प्यो हो चेंज या 2 आने वाले एपिसोड नहीं पता। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या लगता है राहत क्या करने वाली है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर पड़ेगा। 242 देखो, क्या डर है तुम्हारे पति का लोगों के अंदर? तुम तो जानती हो केविन की हालत कैसी है, तो वही उसे ही संभाल रहे हैं। इस घर में सब कुछ प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम होता जा रहा है। मेरा वाला तो क्या क्या सपने सजाए बैठा था। अच्छी खासी खबर ली मैंने। अब मुझे लगता है इन भाइयों से तो कुछ होने नहीं वाला है। हमें ही इस परिवार को एक करना होगा, पर मैं नहीं चाहती कि वह आदमी हमारे परिवार में हूँ। मैंने पहले से कह दिया, एक बड़ा और हैप्पी परिवार चाहिए, जिसमें मेरे 3 देवर हूँ, 3 देवरानियाँ। बहुत हो गया ऐसे अकेले अकेले रहकर, अब फैमिली तो बनानी होगी। राहत ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, बनाना तो जरूरी है, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर इन भाइयों को कैसे समझाऊं? आपके तो है हाँ ही बोलेंगे, पर मेरा वाला उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी।
अगर मैंने कुछ बोल भी है अब तो बोलता है कि बस तुम और मैं और कोई नहीं चाहिए, पर कोई नहीं, मेरी माँ और अप्पा आने वाले हैं, मैं उन दोनों से बात करके प्लान बना लूंगी, कोई वह मेरी मदद कर लेंगे। कहते कहते वह शांत हो जाती है और वही उसकी बात को सुनकर हैप्पी और आरएस दोनों ही राह को हैरानी से देखने लगते हैं। उन दोनों को इसे देखते हुए देखकर वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आरएस और राहत पहले एक दूसरे को देती है, फिर अपना सर हिलाते हुए हैप्पी कहना शुरू कर देती है, क्या तुम्हारे फैमिली से मेरा देवर बहुत अच्छी तरह से बात करता है? मतलब वह जैसा हमारे साथ बात करता है वैसे उनके साथ बात नहीं करता हुई? राहत बड़ी मासूमियत से अपना सर ना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसने तो मेरी पूरी फैमिली का पर अपने नाम कर दिया है। आप सोच भी नहीं सकती, जब से मेरे घर गया है ना, तब से मेरी माँ का लाडला बन चुका है। जैसे मैं उनकी बेटी ना होकर उनका दम थी, उनका बेटा है। बस मेरे अप्पा है जो मुझसे प्यार भी करते हैं, पर दामाद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सोचो मेरे घर वालों से कितना प्यार करता है। उसने उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, बल्कि ना उसने बहुत प्यार किया है। और जब मैंने कहा ना वह आने वाले तो वह बहुत खुश है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर प्रॉब्लम भी कैसे होगी? मेरी माँ का सारा प्यार जो अपने नाम कर बैठा है। आप दोनों सोचो कि नहीं, जब मेरी माँ आएगी ना तब पहले मुझे डांटेगी कि मैंने उनके दामाद को पतला कर दिया है, और जितने दिन भी रहेंगे ना इतना खाना बनाकर उसे खिलाएगी, ना मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगी मैं ठीक हूँ या पतली हो गई हूँ। सारा प्यार अपने बेटे के ऊपर उड़ा रही है। और वैसे भी मैं एक फैमिली डिनर करने वाली हूँ जहाँ पर सभी यहाँ पर आने वाले। वैसे भी मेरे माँ को ना सभी फैमिली मेंबर से मिलना है, तो मैं अपने देवर से ही मिलेंगी। और मुझे भी पता आप सभी को मेरे फैमिली बहुत पसंद आ जाएगी। कहते कहते वो एक गहरी गहरी सांस लेती है। उसकी बातों में नाराजगी, गुस्सा, जलन और प्यार सब कुछ वह दोनों महसूस कर सकती थी। उसे ऐसी बातें करते हुए देखकर हैप्पी मुस्कुराते हुए, कोई तो है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मतलब चलो कोई है समझने के लिए। वैसे तो वो किसी का सुन ही नहीं रहा है, पर क्या पता तुम्हारी मैमी का सुन ले। राहत इस पर कॉन्फिडेंस होते हुए, हाँ अगर माँ ने उसे समझाया तो शायद वह हाँ कह सकता है। अब यह उसके ऊपर डिपेंड है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं फिलहाल वॉशरूम जाती हूँ, तब तक तुम दोनों ऑर्डर करो। कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। वह दोनों ही बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर आ जाता है कार्तिक, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखे जा सकती थी। वह कर उन दोनों के पास बैठ जाता है। वशु वहाँ पर आ गया था। वह एक नज़र उन तीनों को देखा है, फिर उनके ही साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कार्तिक के चेहरे पर तो एक परेशानी थी। वह कुछ सोचते हुए अपने सर को हिलाकर अपने मोबाइल को निकलता है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी, जिन्हें देखकर आरज अजीब सा मुंह बनाकर, तुम्हारे चेहरे पर इतनी पसीने की बूंदें क्यों दिख रही हैं, क्या भाग कर आए हो? कार्तिक उसके सवाल को सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं बस ऐसे है। वही राहत वॉशरूम से आ जाती है। तब उन तीनों की तरफ बढ़ ही रही थी कि अपने पति को देखते हैं, जो अकेला बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा था, और गोपियों उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। हर एक लड़की उसकी तरफ देख रही थी, कुछ तो बातें कर रही थी। ये देखकर उसके हाथों की मुठियां बन जाती है। वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है। वह उसके सामने बैठने वाली थी कि वश उसका हाथ पकड़कर अपनी साइड वाली चेयर पर बैठा देता है, जिससे राहत हैरान हो जाती है। तब उन दोनों का ब्रेकफास्ट आ जाता है। एक लड़का अपने हाथों में 2 प्लेट लिए सर झुकाकर आ रहा था। वहां पर प्लेट रखकर वह वहां से चला जाता है, पर वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर राहत हैरानी के साथ, मतलब यहाँ पर भी तुमने अपनी तानाशाह शुरू कर दी? क्या कहूँ, तुम्हें खुद नहीं ला सकते थे क्या? दूसरों को क्यों लाने के लिए खाने की जरूरत थी? वश अपने मोबाइल को साइड में रखकर राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं कहा था, उसने खुद लाया है। चाहे तो तुम उससे पूछ सकती हूँ कैंडी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मम, तुम बुरे कहाँ पर हो? अगर तुम बुरे होते तो मैं सोच भी नहीं सकती बुरे लोग कैसे होंगे। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कहते कहते वह निराश से अपना सर हिलाकर उसके साथ खाना खाने लगती है। कुछ देर के बाद वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। राहत उसे देखकर कुछ सोचते हुए, लेक्चर अटेंड कर रहे हो या कुछ और प्लान बना रहे हैं? बता दो पहले ही, और इतना लेट क्यों आए? वश अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बस यही पर था। लेट इसके लिए आया था क्योंकि प्रिंसिपल का ऑफिस गया था, कुछ काम था उससे, और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें लेने के लिए मैं आ जाऊंगा कैंडी। वश की बात सुनकर राहत अपना सर हिला देती है, ज्यादा कुछ कहती नहीं है। वही वश राहत के ऐसे रिएक्शन को देखकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही राहत सिर्फ उसे देख रही थी, वो कुछ कहती तो नहीं है। अब कहती भी क्या, वह चारों तरफ देखती है तो लड़कियां उसे ही देख रही थी। वह अपना सर हिलाकर आरिज और हैप्पी के पास आ जाते हैं।
राहत आंखों को जैसे ही बैठी है वैसे ही आरिज अपनी होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए। क्या बात है, कॉलेज में खुलेआम रोमांस? हमने तो कभी खुलेआम ऐसे रोमांस नहीं किया था। वैसे अब देखा जाना तो सच में तुम दोनों के रिलेशन की गॉसिप पूरे कॉलेज में फैल चुकी है और तुम दोनों ही सबसे हॉटेस्ट और पॉपुलर कपल बन गए हो कॉलेज के ग्रुप में, देखा तुमने। कहते कहते वह उनकी तरफ देखने लगते हैं। वही रहा ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने नहीं देखा है। पर यह कौन से ग्रुप में है और तुम किस ग्रुप की बात कर रही हो? आरिज राहत के सामने मोबाइल आगे करके, मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ। आज ही वीडियो अपलोड किया गया है किसी ने तुम दोनों का। सच में तुम दोनों तो बहुत ज्यादा डेयरिंग आने लगी है। ये वीडियो देखकर अब कोई भी मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच आ पाएगा। कितने प्यारे लग रहे हो ना। अगर इसे एक मूवी बन जाए किस करते हुए तो सच में ऑस्कर लेकर ही मानोगे तुम दोनों। ये सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ये सब क्या है और यह किसने किया? किसने हम दोनों का वीडियो बनाया? आरिस ये सुनकर कुछ सोचते हुए, जब तुम पार्किंग में थे तब तो कोई होगा ना, उसने ही वीडियो निकला होगा। जैसे मेरा और कार्तिक का निकला था वैसे ही तुम्हारा भी निकला होगा। पता है कॉलेज की लड़कियां कैसे होती हैं, और वैसे भी क्या मैटर करता है। अब तो तुम दोनों ऑफिशियल ही कपल हो और कॉलेज में भी घूम रहे हो तो ये अच्छा ही है कि तुमसे सभी दूर ही रहे। इसी वजह से तो हर कोई तुमसे दूर रह रहा है और लड़के तो देखो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो क्या डर है तुम्हारे पति का लोगों के अंदर। राहत ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखकर, इसी वजह से मैं सोचूं कि हर कोई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अब तो उसने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये कॉलेज की लड़की है ना, मुझे पागल कर देगी। मन कर रह है सबको ना एक एक करके अच्छी खासी खबर लूं, पर क्या ही कर सकते हैं। छोड़ दो अब इन पागलों के पीछे भागकर, तो मैं पागल तो बन नहीं सकती। अब लेक्चर आने वाले तो उसे ही अटेंड करने चलते हैं। आरिज राहत की बात पर अपना सर हिला देती है और उसके साथ चली जाती है। वही राहत भी एक गहरी सांस लेती है। वह कुछ कहती नहीं है। उन दोनों को बाय बोलकर वह भी चली जाती है। कार्तिक की नज़र राहत पर थी। वह उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। तो हैप्पी कार्तिक को कुछ सोचते हुए देखकर, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो कार्तिक, सब कुछ ठीक तो है? और क्या तुम अपने पापा से मिले हो, मतलब तुम जेल में गए थे? कार्तिक ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं भाभी मैं गया नहीं था और नहीं मेरी उनसे कभी बात हुई है। शायद मुझे इतना पता है कि वह अस्पताल में कुछ हुआ है। अब पता नहीं है उन्हें क्या हुआ है। वैसे भी वह मुझसे ज्यादा बात करते नहीं है तो। उद्धरण चिन्ह 243 ना वह तुम्हें सांस लेने देगा ना तुम्हें मरने देगा। आरिज राहत की बात पर अपना सर हिला देती है और उसके साथ चली जाती है। वही राहत भी एक गहरी सांस लेती है। वह कुछ कहती नहीं है। उन दोनों को बाय बोलकर वह भी चली जाती है। कार्तिक की नज़र राहत पर थी। वह उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। तो हैप्पी कार्तिक को कुछ सोचते हुए देखकर, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो कार्तिक, सब कुछ ठीक तो है? और क्या तुम अपने पापा से मिले हो, मतलब तुम जेल में गए थे? कार्तिक ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं भाभी मैं गया नहीं था और नहीं मेरी उनसे कभी बात हुई है। शायद मुझे इतना पता है कि वह अस्पताल में कुछ हुआ है। अब पता नहीं है उन्हें क्या हुआ है। वैसे भी वह मुझसे ज्यादा बात करते नहीं है तो। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर हैप्पी उदास भरी आवाज में, कोई नहीं, इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। हम भी एक फैमिली है ना। अब मैं भी चलती हूँ, ज्यादा सोचो मत। वैसे भी तुम्हारा भाई सब कुछ हैंडल कर ही लगा। कहते हुए वह मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। वही कार्तिक उसे जाते हुए देख रहा था। वह कुछ सोचते हुए खुद से ही, फैमिली तो है मेरी और यही मेरे लिए बहुत बड़ी है, मुझे और कोई फैमिली नहीं चाहिए। कहते कहते वह अपना सर हिला देता है और कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल को निकालकर वहां से किसी को कॉल लगाते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, तेजपाल को हॉस्पिटल में लाया हुआ था। इस समय वह प्राइवेट रूम में था जहां पर कोई भी नहीं आता था। सिक्योरिटी थी, पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, सिवाय 3 डॉक्टर और 2 नर्स को छोड़कर। वही एक डॉक्टर जैसे ही अंदर आता है तो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। तो वह डॉक्टर अपना आईडी कार्ड उसे दिखता है, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है और उसे अंदर भेजता है। वही वह डॉक्टर जब अंदर आता है तो बेड पर सो रहे तेजपाल को देखा है, जो लगभग बेहोशी हो चुका था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, चेहरा फीका पड़ चुका था, ऐसा लग रहा जैसे उसके चेहरे में खून ही नहीं है। वही वह डॉक्टर अपना मास्क हटता है जो उसने लगाया हुआ था। जैसे ही वह अपना मास्क हटता है वैसे ही वश का चेहरा दिखने लगता है। पूरा कमरा खाली था, कोई भी नहीं था उसे कमरे में सिवाय उन दोनों के। तेजपाल को ऐसे लेटे हुए देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए तेजपाल को देखकर सुकून मिल रहा है। जिसकी तलाश में था वह मिल गया मुझे। बहुत शौक है ना लोगों को दर्द देने का।
पर अगर यही दर्द तुम्हें मिल जाए तो क्या? सोचा था तुमने जो किया है उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर कैसे भूल सकते हैं, मैं भी तो तुम्हारा ही खून है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा खून होकर भी तुम्हारा नहीं बन पाया, पर फिर भी तुम्हारा ही खून हूँ। तो दर्द देना तुमसे ही सीखा है मैंने, और गुनाह करना खुद से सीखा है मैंने। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए अपने पेंट की पॉकेट से इंजेक्शन को निकलता है। उसे इंजेक्शन को निकालकर उसे देखा है, फिर बड़ी अजीब तरह से देखकर उसे तेजपाल के हाथों में इंजेक्ट करता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। वह अपने घड़ी को देखते हुए MMN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मम 10, वह इतना ही कहता है कि तेजपाल के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, पर वह आवाज़ उसके गले से बाहर ज़्यादा नहीं आती है। वह अपनी गर्दन इधर उधर करने लगता है। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ पैर बेड पर मारे जा रहे थे। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर आवाज़ जा नहीं रही थी, और वही वश अपने पेंट के पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकालकर उसमें से सिगरेट को निकालकर अपने होठों पर रख देता है। होठा पर रखकर लाइटर से जलता है और वैसे ही उसके कश लेते हुए सामने देखने लगता है, जैसे कोई टीवी शो चल रहा हूँ। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े राजा महाराजा की तरह बैठा था। इस समय उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, और सामने दर्द से करहा रहा तेजपाल भीख मांग रहा था। उसके होठों से सिर्फ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ यही आ रही थी, पर ना उसकी आंखें खुल पा रही थी और उसके हाथ पैर उठ पा रहे थे। वह सिर्फ उन्हें हिला रहा था, पर न अपने हाथों को अपनी जगह से खड़ा कर पा रहा था, ना अपने पैरों को अपनी जगह से हिला पा रहा था। वश तेजपाल को ऐसे देखते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी होठों के बीच बीच पड़ी हुई सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़कर बढ़िया जिप्सी मुस्कुराहट लिए, किसी ने सच कहा है जो दोगे वही तो पाओगे। ये बंद कमरा और यहाँ की चीख है आज भी मेरे कानों में गूंजती है। एक वक्त ऐसा था कि तुम किसी को दर्द देखकर ऐसे बैठकर सिगरेट पी रहे थे, और आज वक्त ऐसा है कि तुम उसे जगह पर हो, और देखो मैं ऐसी जगह पर हूँ। ये चीखें हम सुनकर उन चीखों को भी बहुत खुशी मिल रही होगी, बहुत सुकून मिल रहा था ना उस वक्त। सच में वह सुकून को आज मैं महसूस कर रहा हूँ। किसी को दर्द देने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। तुमने ही तो मुझे रियासत में दिया है, दूसरे को दर्द दो और खुद को सुकून महसूस करवाओ, और देखो तुम्हारी रियासत को मैं चला भी रहा हूँ। कहते कहते वो अपनी सिगरेट को वही उंगलियों में पकड़कर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह तेजपाल के पास आकर अपने मुंह के अंदर जो धुआं था सिगरेट का उसे तेजपाल के मुंह के ऊपर डालता है, जिससे वह जोर जोर से खांसने लगता है, और उसे ऐसे खांसते चिल्लाते रोते हुए देखकर वश अपने होठों के बीचों बीच पड़ी हुई सिगरेट को उंगलियों में पकड़कर उसे तेजपाल की गर्दन पर रख देता है, जिससे तेजपाल जो सीख रहा था वह रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी। उन चार दीवारियों में वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से गूंज रही थी, पर उसकी आवाज़ को सुनकर जहाँ कोई नॉर्मल इंसान होता वह डर जाता है, या उसके दर्द को महसूस करके उदास होता, वहीं दूसरी तरफ वश वह जोर जोर से हंस रहा था, वह दर्द से चेक कर रहा था। वैसे वैसे उसकी हंसी चार दीवारी में गूंज रही थी, और यह हंसी कहीं ना कहीं तेजपाल भी उसे हंसी की आवाज़ सुन सकता था। वह शांत हो जाता है, वह कुछ नहीं कहता है, बेहोशी हो जाता है, पूरी तरह से खुद को शांत करता है या खुद ही बेहोश हो जाता है, ये तो नहीं पता, और उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जल रहा है। वश उसके चेहरे को देखते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, डोंट वरी तेजपाल, इतनी आसानी से मारोगे नहीं। तुम्हें मरने के लिए मैंने बहुत सारे सपने सजाए हैं, उन्हें पूरे भी तो तुम्हें ही करने हैं। उसे ये दर्द तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम मौत की दुआ ना करो। दुआ मांगोगी तो क्या पता तुम्हारा भगवान कबूल कर दे, पर तब तक वह नहीं करेगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा। अब एंजॉय करो अपने दर्द को, ना वह तुम्हें सांस लेने देगा ना तुम्हें मरने देगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें जीना पड़ेगा। कहते कहते वह अपने पेन के पॉकेट से और एक इंजेक्शन को निकालकर उसे उसके हाथों पर इंजेक्ट करके वहां से एक नज़र उसे देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए चला जाता है। वही शाम का वक्त हो जाता है। शाम के वक्त राहत वैसे ही कॉलेज के गेट पर खड़ी अपने दोनों हाथ फोल्ड किए मुंह बनाते हुए खुद से ही, सच में यह इंसान भी ना टाइम की वैल्यू ही नहीं है। इसे मतलब कॉलेज खत्म होकर पूरे 15 मिनट हुए हैं, पर अभी तक आया नहीं है। अगर आना ही नहीं था तो बोल ही देते ना, मेरा मैसेज का रिप्लाई दे रहा है ना कॉल उठा रहा है, कहाँ फंस गई मैं। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने सर पर हाथ रखती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने पति पर, क्या कर सकती थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वहीं बैठ जाते हैं। करीब 5 मिनट के बाद वश अपनी बाइक को लिए वहां पर आ जाता है। वह राहत को देखा है, जो उसे देखकर मुंह फुलाकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती हैं, तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी प्यारी सी कैंडी उसे नाराज है, जिसे महसूस करके वह उसके पास अपनी बाइक को रोकता है। तो राहत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। वश हेलमेट को निकलते हुए अपनी प्यार भरी आवाज़ में, कैंडी क्या हुआ है, मुझे इतनी नज़रें क्यों फिर आ रही हूँ।
इतना गुस्सा आखिर ऐसा मैंने क्या किया, जरा मुझे भी तो बता दो। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो राहत अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, क्या किया यह मुझसे पूछ रहे हो? घड़ी में टाइम देखा है, मोबाइल में मेरे कॉल्स देखे हैं और मैसेज तो देखे हैं, और पूछ रहे हो मुझसे नाराज हो? मतलब क्या है कहूँ? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो जो आ ही नहीं रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। एक तो सुबह की वजह से हर तरफ हम दोनों फैले हुए हैं, सब जगह पर सिर्फ हम दोनों का ही नाम है। पूरे कॉलेज में तो हंगामा मच चुका है हमारे रिलेशन की वजह से। अब तो हर कोई अपना सर झुका लेता है। लड़के तो ऐसे देखकर मुझे डरते हैं जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और लड़कियां तो ऐसे देखते हैं जैसे मौका मिले और मेरी जान ले ले। अब बताओ मैं क्या करूँ? इतनी सी बच्ची आखिर कैसे इस सब को हैंडल करेगी? तुम तो चले जाते हो और छोड़ जाते हो मुझे यहाँ पर। 244 राहत का गुस्सा, क्या किया यह मुझसे पूछ रहे हो? घड़ी में टाइम देखा है, मोबाइल में मेरे कॉल्स देखे हैं और मैसेज तो देखे हैं, और पूछ रहे हो मुझसे नाराज हो? मतलब क्या है कहूँ? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो जो आ ही नहीं रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। एक तो सुबह की वजह से हर तरफ हम दोनों फैले हुए हैं, सब जगह पर सिर्फ हम दोनों का ही नाम है। पूरे कॉलेज में तो हंगामा मच चुका है हमारे रिलेशन की वजह से। अब तो हर कोई अपना सर झुका लेता है। लड़के तो ऐसे देखकर मुझे डरते हैं जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और लड़कियां तो ऐसे देखते हैं जैसे मौका मिले और मेरी जान ले ले। अब बताओ मैं क्या करूँ? इतनी सी बच्ची आखिर कैसे इस सब को हैंडल करेगी? तुम तो चले जाते हो और छोड़ जाते हो मुझे यहाँ पर। कहते कहते वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी नीली आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रही थी। वही वश अपनी गुस्से भरी कैंडी को देखा है, जो उसे पर पूरी तरह से गुस्से में घुरे जा रही थी। वह गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे राहत के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। वह उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब क्या है, अपना यह मासूम चेहरा मुझे मत दिखाओ। जरूरत नहीं है, इसे दिखाने के पहले ही तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाने लगते हैं, और वही वश उसके बालों को सहलाकर बड़ी प्यार भरी आवाज में, कैंडी इतना भी मत गुस्सा हो जाओ। मुझे पता है मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। क्या करूं, काम इतना अर्जेंट था कि जाना जरूरी था। राहत ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, पता है तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो तुम्हें भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा। चलो इस बार मैंने माफ किया, और अगली बार मुझे तुम अगर वक्त के हिसाब से नहीं मिले ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी घर, और फिर रहना मेरा यहाँ पर इंतजार करते करते। कहते हुए वह मुंह बनाकर उसके पीछे बैठ जाती है, और वही वश बस मुस्कुरा देता है। वह राहत के हाथों को अपने कमर पर रखकर बाइक को स्टार्ट करता है। वहीं उन दोनों के जाने के बाद कोई था जो झाड़ियां के पीछे छुपा हुआ था। वह बाहर आ जाता है और उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। अपना मोबाइल निकालकर एक फोटो निकालते हैं और फिर किसी को सेंड कर देता है, और खुद भी वहां से कहीं गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ अंधेरे से कमरे के अंदर वही एक शख्स जिसकी आंखें नीली थी, वह उसे अंधेरे से कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय सूरज की रोशनी उसके कमरे तक आ नहीं रही थी। उसने जैसे खुद को अंधेरी दुनिया में कैद कर लिया है। उसके हाथों में एक तस्वीर थी, उसमें बस एक नीली आंखें थी, जिन्हें वह बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि उसे शख्स की नीली आंखों में मासूमियत का कोई कतरा नहीं था। पर उसकी हाथों में जो तस्वीर थी, जिसमें मासूमियत के साथ साथ एक अपनापन भी दिख रहा था। गहरी समुद्र सी आंखें थी, जिनमें कोई भी डूब जाने को तैयार था। उन आंखों को देखकर वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, काश उसे वक्त मैंने तुम्हें छोड़ ही नहीं होता। मुझे मौका तो मिला था, मुझे पूरी तरह से उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए था। अगर मैं उसे वक्त में अपने साथ लाता तो आज मैं अकेला बिल्कुल नहीं होता। सच में कोहिनूर हीरा मिला था उसे, पर क्या कर सकते हैं, जिनके हाथों में कोहिनूर हो वो पीतल के ही पीछे पागल होता है। पर एक मैं हूँ जिसके हाथों में कुछ ना होकर भी कोहिनूर मिला था, पर बहुत किस्मत ही देखो वह कोहिनूर भी मुझसे दूर हो गया। अगर मुझे पता होता उसे वक्त तुम्हें वह मारने वाला है, तो मैं इस वक्त में अपने साथ ले जाता। पता है नफरत करती, दर्द देती, पर चलो तुम्हारे साथ वह रातें तो रंगीन करता, अरमान तो पूरे होते। इसके लिए इतने बरसों से मैं खुद को तड़पते आ रहा हूँ। कहते कहते वह शख्स के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखे जा सकती थी। उसे तस्वीर को वैसे ही रखकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखता है। तभी अंदर एक आदमी आ जाता है। जैसे ही वह वहां पर आता है तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे देखकर वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में, अब तुम मुझे अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो, कम बोलो जल्दी से, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है।
ये सुनकर वह आदमी अपना सर हिलाते हुए अपने हाथों में लाए हुए एक पैकेट को निकालकर, यह नया प्रोडक्ट आया है जिसके लिए डिमांड आ गई है और तेजपाल की न्यूज़ मिली है। वह हॉस्पिटल में एडमिट है और उस तक जाना थोड़ा सा नामुमकिन है क्योंकि वह प्रेसिडेंट भी उससे मिल नहीं रहा है, उसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पता भी नहीं लग रहा कि आखिर उसे हुआ तो हुआ क्या है, ये सब सीक्रेट रखा गया है। कहते कहते वह आदमी शांत हो जाता है। वही उसके बाद को सुनकर वह शख्स अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मुझे लगा ही था वह से ऐसा ही कुछ करेगा। वैसे कुछ पता वश के बारे में, आखिर उसकी नफरत किस हद तक है अपने बाप के लिए। ये सुनकर वह आदमी अपना कर हिलाते हुए, अपने जैसे कहा था वैसे उसे पार्टी की इन्फॉर्मेशन निकल गई थी। उसे पार्टी में तेजपाल के इलीगल बिजनेस बाहर आए थे और कहीं ना कहीं ये सब करने वाला वही है और कोई भी नहीं है जो उसे रोक सके। यहाँ तक कि महेश्वरी ब्रदर्स भी कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सुनकर वह शख्स अपनी जगह से खड़ा होकर कुछ सोचते हुए, तो जाल बिछाना सीख लो। शिद्दत से कोई मोहब्बत करता है तो उतनी ही शिद्दत से वह नफरत भी करता है। कोई ऐसा है जो हमारे काम आ सके, ढूंढो। और एक बात याद रखना, सबकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। आखिर माहेश्वरी ब्रदर्स भी बाप से कुछ कम नहीं है। हर किसी को पता होना चाहिए कि वह लोग हैं कौन और क्या करते हैं। हर एक डिटेल्स निकालो, मुझे भी जानना है उनकी बीवियां आखिर कौन हैं और क्या करती हैं। कहते कहते वह हंसने लगता है तो वह आदमी अपना सर हिलाते हुए, जहाँ तक कुछ पार्टी में हमने देखा है तो सभी के पार्टनर्स थे, कोई भी सिंगल नहीं था। केविन माहेश्वरी का तो पहले ही धारा अग्निहोत्री के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ तक कि मीडिया में आया है कि वह दोनों शादी भी बहुत जल्द करने वाले हैं। और स्वयं माहेश्वरी ने पार्टी में पहले ही बता दिया था कि वह मैरिड है। वश उसका क्या, उसके साथ जो लड़की आई थी उसके बारे में कुछ पता चला। शख्स की बात सुनकर वह अपना सर हिलाते हुए, पता लगा है कि वह भी कोई उसकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड पता नहीं, पर यही लग रहा है कि वह उसकी ही साथ रहती है। हमने फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकली है तो वह नैनीताल में रहते हैं। उसके फैमिली में उसके मॉम और डैड दोनों ही हैं। ये सुनकर वह शख्स कुछ सोचते हुए, तो क्या उसकी फैमिली को पता है कि उनकी बेटी यहाँ पर क्या कर रही। वह आदमी अपना साफ हिलाते हुए, अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन निकली थी तो ये दोनों ही उसे लड़की के ही घर गए थे नैनीताल में। लगता है फैमिली को ये सब एक्सेप्ट है। अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ तो अजीब है क्योंकि उसका जो बाप है रघुवीर रावत, वो अस्पताल में डॉक्टर हैं और बीवी हाउसवाइफ है। पर हमने उन दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो की थी पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले नहीं। ये तक कि बहुत अजीब लगा कुछ तो। रघुवीर रावत की इन्फॉर्मेशन हमसे निकल नहीं जा रही है, मतलब मुश्किल हो रहा है हमें निकालने में। हमारे जितने भी आदमी उसके इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ये सुनकर वह शख्स कुछ सोचते हुए, मम थ्रिलर एंड सस्पेंस, नाइस कॉम्बिनेशन, दामाद वैसा ससुर, ऐसा ही कुछ हो सकता है। पता लगाओ आखिर कौन कितने पानी में है और उसे लड़की के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाले कि वह हमारे काम में आ सकती है क्या। अगर उसकी वह कमजोरी बन गई है और वह कमजोरी हमारे हाथ में लग गई तो सारे शतरंज की प्यादे हमारे हाथ में हैं। राजा की कमजोरी उसकी रानी होती है, इसी वजह से अक्सर आज आपने कमजोरी को पीछे ही रखना बेहतर रखते हैं, पर हमें उसकी रानी को उसके सामने लाना है, तब जाकर मजा आ जाएगा। जीते जी मौत क्या होती है ये भी तो देखनी जरूरी है इंसान को। कहते हुए वह उसे जाने का इशारा कर देता है। वही उसका इशारा समझकर वह आदमी चला जाता है तो वही वह शख्स अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, तुम्हारी आंखें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसे मैं बर्बाद कर देता हूँ। कहते कहते वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, कहीं गायब सा हो जाता है उसे अंधेरे में। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट विला के अंदर राहत और वश दोनों ही विला के अंदर आ जाते हैं। राहत फ्रेश होने के लिए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं तो वही वश अपने हाथों में पड़े हुए मोबाइल को देख रहा था। इस समय उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वह किसी को कॉल लगा लेता है। सामने कॉल अटेंड होता है तो वह अपनी ठंडी आवाज में, भस्म ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बिजी हो चुके हो आजकल। काम करने से पहले कॉल किया जाता है, जो काम दिया था वह भी तुम नहीं कर पा रहे हो। क्या चाहते क्या हो बता दो, तुम्हारी जगह बहुत लोग आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अपॉइंट करूं। कहते कहते वह शांत हो जाता है पर वही उसके बाद को सुनकर भस्म के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, बॉस बस काम हो ही रहा है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, सोचा पहले मैं काम फिनिश करके एक डिटेल निकाले उसके बाद आपको वह डिटेल दे दो। 245 बातें और मदद। इस समय उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वह किसी को कॉल लगा लेता है। सामने कॉल अटेंड होता है तो वह अपनी ठंडी आवाज में, भस्म ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बिजी हो चुके हो आजकल। काम करने से पहले कॉल किया जाता है, जो काम दिया था वह भी तुम नहीं कर पा रहे हो। क्या चाहते क्या हो बता दो, तुम्हारी जगह बहुत लोग आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अपॉइंट करूं। कहते कहते वह शांत हो जाता है
पर वही उसके बात को सुनकर भस्म के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, बॉस बस काम हो ही रहा है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, सोचा पहले मैं काम फिनिश करके एक डिटेल निकाले उसके बाद आपको वह डिटेल दे दो। वश ये सुनकर अपने होठों पर है तो अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मुझे तो लगा था तुम अपना काम भुलाकर हनीमून जाने का प्लान बना रहे थे। वैसे जानकर अच्छा लगा कि तुम अपने काम के लिए बहुत सीरियस हो। उद्धरण चिन्ह। भस्म वश की बात पर सिर्फ अपना सर हिला देता है तो वश अपनी ठंडी आवाज में, पुलिस के कपड़ों में मुझे मेरे आदमी चाहिए वहां पर। मैं अच्छे से जानता हूं कोई ना कोई वहां पर चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उसे वह करने को मिले जो वह करना चाहता है। कहते वह कॉल को कट कर देता है और वही भस्म वश की बातों को सुनकर पहले तो डर जाता है, फिर जल्दी से अपने काम के लिए निकल जाता है। इस समय वह ऑफिस में था। ऑफिस से सीधा वह अपने सीक्रेट प्लेस के लिए निकल जाता है। वही राहत वॉशरूम में जा चुके थे। वश आ गया था। वह जब ये देखा है कि राहत वॉशरूम में है तो वह सोफे पर बैठे नहीं वाला था कि उसे मोबाइल वाइब्रेट होने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके आवाज़ को सुनकर वह देखता है तो उसका मोबाइल वाइब्रेट नहीं हो रहा था, तो बेड पर रखा हुआ राहत के मोबाइल को देखा है जो वाइब्रेट हो रहा था। सोचकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर आकर वह देखता है तो कॉलर आईडी पर अप्पा मतलब रघुवीर का नाम था, जिसे देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आए जाते हैं। वह कुछ सोचकर मोबाइल को अपने हाथों में लिए कॉल को अटेंड पता है। सामने से रघुवीर मुस्कुराते हुए, कैसा है मेरा बच्चा। वश रघुवीर की आवाज़ सुनकर वही बेड पर लेटे हुए बड़े आराम के साथ, इन लॉ फादर आपकी प्यारी सी बेटी तो ठीक है पर सोन इन लॉ ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपको नहीं लगता है कि आपको उसके बारे में भी पूछना चाहिए। आप तो भूल ही गए हैं मुझे। आपका एक दामाद है जो बहुत ज़्यादा प्यार और मासूम है, उसके बारे में भी अपनी बेटी से पूछा करो। वैसे मेरी मदर इन लॉ कैसे हैं, याद करते हैं कि नहीं। आखिर याद तो करेगी, मैं उनका प्यारा बेटा जो हूँ। वैसे ही मुझे आपके आने की जितनी खुशी नहीं हुई उतनी खुशी मदर इन लॉ के आने की खुशी हो रही है। एक काम क्यों नहीं करते, अब वहीं पर रहे, आपको तो यहाँ पर आना पसंद भी नहीं रहेगा। वैसे सुना है बजाज एंटरप्राइजेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सुना है कोई उसे लेना चाहता है। कहते थे वह मुस्कुराने लगता है। वही उसके बात को सुनकर रघुवीर एक गहरी सांस लेकर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नज़र हर तरफ होती है और पता होकर भी पूछ क्यों रहे हो। अभी यह बताओ कि उसे लेने कौन वाला है। तुम तो वहां पर हो, खबर तो तुम तक आ ही गई होगी। अगर मैं कहूं कि मुझे ये सब बताना नहीं है तो इट एस योर बिजनेस फादर इन लॉ, और आप ही देख ले, मेरा तो काम अपनी कैंडी को संभालना है, दूसरे के बिजनेस की तरफ में देखना नहीं है, जब तक वह बिजनेस मेरे रास्ते में ना आए। वैसे खतरनाक शख्स भी है और जाना पहचाना भज है, संभाल कर कहीं पुराने जख्म ताज़ा ना हो। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है, दूसरे ही पल कुछ सोचते हुए, साफ साफ कहूँ तुम कहना क्या चाहते हो अच्छे से जानता हूँ। तुम उसे जानते हो, अब बताओ कौन है वह। वश बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बड़ी मासूमियत से, आपका सोन इन लॉ हूँ, फादर इन लॉ हूँ, कोई आपके पैसे पर काम करने वाला 2 टके का नौकर नहीं हूँ। रिस्पेक्ट देकर बात करिए, मेरा दिल बहुत नाजुक है। वह जल्दी से बुरा मान जाता है, अगर वह बुरा मान गया ना तो फिर पता लगवाना नामुमकिन हो जाएगा। कहते कहते को आलस लेने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर इरिटेट हो चुका था। वह गहरी सांस लेकर, दामाद जी अब बता सकते हैं कि आखिर किसने बजाज एंटरप्राइजेस को लेने के बारे में सोचा है, अब इतनी रिस्पेक्ट काफ़ी है। कहते कहते उसकी आवाज़ में हल्का हल्का गुस्सा और इरिटेटिंग साफ साफ महसूस कर सकता था वश, जिसे महसूस करके वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट देना और मैं रिस्पेक्ट लेना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आइंदा से अपने वर्ड्स एंड टोन करेक्ट कर लीजिएगा फादर इन लॉ। वैसे भी मैं ज़्यादा बातें दिल पर नहीं लगता हूँ, आप तो मेरे हैं, आखिर मेरे कैंडी डैड मतलब फादर इन लॉ हुए ना। और जहाँ तक इंटरप्राइजेज की बात है तो सुना है आपका कोई दुश्मन था, क्या नाम था उसका, मिथुन राइट, जिसके बेटे को अपने मारा था। मतलब आप नहीं मारते तो मैं ही मारता, आखिर मेरी कैंडी नज़र डाली थी, पर चलो पहले आपके हाथों से मर गया, आसान मौत मिल गई। तो वही बेटे के मौत का गम बाप के दिमाग पर गहरा असर कर चुका है, पागल हो गया है। बदले की आग में, अब बदले की आग आंखों में आ गई तो अंधा बना ही जाएगा। वही बजाज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकली, क्या आदमी अपने काम पर लगाए हैं, ऐसे है कि सारी इन्फॉर्मेशन बता दे, पता चला है तो कर रहा है। और आपकी वह फैमिली इतनी डरपोक, और क्या ही कहूँ, घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, कमजोरी है उसके का ही फायदा वह उठा रहा है। अब इतना बस हो गया, और मैं नहीं कह सकता, मेरे सांसें से फूलने लगे हैं, थक चुका हूँ मैं। वैसे मेरी तरफ से मदर इन लॉ को लव यू जरूर कह दीजिए, आखिर इतनी प्यारी हैं। कहते कहते वह मुस्कुराने लगता है। वही राहत भी वहां पर आ जाते हैं।
रघुवीर कुछ बोलते ही वाला था कि उसे राहत की आवाज़ सुनाई देती है, शांत हो जाता है। वही राहत उसकी तरफ बढ़ते हुए, तुम ऐसी पागलों की तरह मुस्कुराए क्यों जा रहे हो और कॉल किसका है? वश मोबाइल को आगे करते हुए अजीब सी मुस्कुराहट लिए, डियर फादर इन लॉ कहते हुए वही एक आंख मारकर उसके हाथों में मोबाइल देकर वहां से चला जाता है। वही राहत उसके ऐसी हरकत पर अपना सर हिला देती है, मोबाइल को लिए बालकनी में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन अभी अपने ही प्राइवेट विला में था। इस समय उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। जैसे तैसे करके धारा ने तो उसे संभाल लिया था, पर उसके मन में अभी यही चल रहा था कि उसे ये सब क्यों नहीं बताया है। कहीं ना कहीं उसे इस सब से बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ चुका था। धारा जब केविन को देखते हैं, जो शांति से बालकनी में बैठा हुआ था, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वह कुछ सोचकर वह अपने मोबाइल अपने हाथों में लिए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। किसी को कॉल लगा लेते हैं। सामने से कॉल अटेंड होता है तो धारा परेशान होते हुए, संयम भाई आप कुछ भी करके यहाँ पर आ जाओ। केविन पूरी तरह से शांत हो चुका है, ना तो कुछ बोल रहा है ना तो कुछ खा रहा है। मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो गई है। उसे लगता है बहुत गहरा असर पड़ चुका है इस सब से। और मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, ना तो वह सिर्फ यही बता रहा है कि मेरे भाइयों ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों उन्होंने इतना सब कुछ छुपाया है। उसे खुद से बहुत नफरत होने लगी है जब से अंकल के बारे में जाना है और बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कहते कहते वह शांत हो जाती है तो सामने से जो संयम था वह धारा को शांत करते हुए, धारा शांत हो जाओ, मैं और हैप्पी दोनों ही वहीं पर आ रहे हैं। मुझे पता है केविन बहुत ज्यादा इस चीज के मामले में कमजोर है, वह बचपन से ही ऐसा है, इसी वजह से उसे मुझे बातें बताने में डर लगता है। मुझे लगता है तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। धारा ये सुनकर अपना सर हिला देते हैं। वह कुछ सोचकर वही सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उसे कुछ याद आ जाता है तो वह कुछ सोचकर किसी को फिर से कॉल लगा लेते हैं। सामने से कॉल उठा लेता है तो धारा अपनी शांत आवाज में, कैसी हो राहत, सब कुछ ठीक तो है, बिजी नहीं होना। राहा जो अभी अभी रघुवीर से बात करके जस्ट अपने मोबाइल को साइड में रख रही थी, वह धारा की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, धारा दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने ऐसा अचानक कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है, और केविन भाई कैसे है, वह ठीक तो है ना? धारा ये सुनकर थोड़ी परेशान होते हुए, बिल्कुल भी नहीं है, उसकी मेंटालिस्ट स्थिति मुझे नहीं लगता है कि वह सही है, मतलब ये सब कुछ सह नहीं पा रहा है। इस वक्त मैं संयम भाई को तो बुलाया है, पर क्या वह आ सकता है? मैं जानती हूँ वह नहीं आएगा, पर ट्राई कर सकती हो। अगर ये तीनों भाई एक साथ बात कर ले तो अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेंस कभी भी केविन को ऐसे नहीं देखा है, वह पूरी तरह से टूट चुका है और मैं उसे ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। और इस समय मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझा सके। मुझे पता है वश उसे सहारा तो नहीं देखा, पर कुछ ऐसी तो बातें करेगा जिससे केविन ये सब सह सके या वह एक्सेप्ट करे। अगर भाई भी उसे समझाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वह समझेगा, वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगा भाई पर। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ ऐसे ही साथ देते रहिएगा और नीचे का डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेगा और बता देना स्टोरी कैसी लगी। यह मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की है।